इवनिंग। मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए बाकी लोगों को आने दीजिए। इतने आप अपने कमेंट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं अभी तक। मैं आपका चैट सेक्शन ओपन कर लेता हूं। जो भी डाउट है वो अपने डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। हाँ दीपेंद्र, ओपन है भाई सारा चैट बॉक्स, आप चैट में पूछ लीजिए। डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्म्स एंड स्ट्रेट। वेपर प्रेशर क्या होता है? क्रायोस्फीयर किसे कहते हैं? और क्या था आपका? वाष्प दाब। एक क्वेश्चन था आपका डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्म्स, यानी इसे कहते हैं जल डमरू मध्य, और स्ट्रेट यानी जल संधि। महाद्वीप को महाद्वीप नाम क्यों दिया जाता है? ये तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था यार, तुम्हें आज ढूंढ के खुद को बताना था है? ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था। मैप का रिवीजन अब कल तो लगभग 1.5 घंटे मैप ही पढ़ा था, तो मैप का रिवीजन कैसे हो सकता है? मैप में कोई एक दो चीज तो है नहीं, और मैप में तो बस एक बार याद ही करना है, देखना है, उसमें तो कोई कंसेप्ट तो है नहीं। टेक्टोनिक मैप होता है जिसमें प्लेट्स मूवमेंट कर रही हो। बैथोमेट्री यानी ओशन की गहराई में। क्या है बड़ा आइलैंड? वाटर स्ट्रेस क्या है? वाटर स्ट्रेस, आई थिंक आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, 2019 का मेंस का पेपर था ये, है ना? और से पूछा था वाटर स्ट्रेस, या फिर इसको कहते हैं हिंदी में कुछ उसको वर्ड यूज करते हैं हम लोग। चलिए मैं वाटर स्ट्रेस लिख देता हूँ ना। चलिए और बताइए, महाद्वीप किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो यार मैंने तुमसे पूछा था, मैंने तुमसे आंसर की उम्मीद कर रहा था कि तुम आंसर दोगे। वायु राशियां विस्तृत जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार योगदान देती हैं? भाई अगर ठंडा कहीं पे जाएगी तो ठंड क्यों लेके जाएगी, गर्म लेके जाएगी, गर्म अगर वायु राशि है तो वो गर्म करेगी। हाँ जल प्रतिबल कहते हैं इसे, है ना? ये न्यूटन का सिद्धांत है वैसे। जल प्रतिबल। चलिए, आइलैंड सराउंडिंग बाय ओशन, आइसोथर्म्स नहीं, आइसोथर्म्स अलग होती हैं। एक क्रिस्टल की एंट्री से अनेक क्रिस्टल कैसे बन सकते हैं? अब ये यार फिजिक्स में मैं तुम्हें अंदर ले जाना नहीं चाहता, ठीक है? सर जी मैपिंग करवाओगे आज? थोड़ा कम करवाएंगे, आइसोथर्म्स बताते हैं अभी मीनाक्षी। और 0 डिग्री पे तापमान जितना नीचे गिरेगा तो आइस, वाष्प दाब कम होगा, जल में वाष्प दाब बढ़ेगा। ये तो रूल है, ये तो होना ही है, ठीक है ना? वाष्प दाब अगर पानी है मान लीजिए, तो पानी के अंदर लेटेंट हीट ज्यादा है, सिंपल सी बात है, और आइस में लेटेंट हीट कम है, ठीक है ना? तो जिसमें लेटेंट हीट ज्यादा होगी
इसमें वाष्प दाब ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। रितु क्या समझाऊं मैं आपको सर, थोड़ा सा बता दे, क्या बताना है? आज मैपिंग कम करवाएंगे, है ना? मैपिंग आज बस नॉर्थ अमेरिका को निपटाना है, मुश्किल से आधे घंटे की मैपिंग होगी, बाकी अपना आज। और कोई क्वेश्चन आपका? क्या सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं? एक क्रिस्टल से अनेक क्रिस्टल कैसे बनेंगे? भाई बर्फ कैसे जमती है? आपने कभी इसको बहुत सिंपल फॉर्म में समझिए, आपने कभी दही जमाया है? दही, हाँ, दही जमाया, उसमें अगर थोड़ा सा अगर दूध में खट्टा कुछ डाल दिया जाए, दही वही का कोई टुकड़ा, तो पूरा दही बनता है ना? बनता है कि नहीं? ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है, वहां पे दूध फटता है और यहाँ पे आइस जमना शुरू हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। चलिए, आई थिंक आपके कोई कमेंट्स नहीं है। A continent is a large continuous nesting mass of land separated by expanse of water। ठीक है आपका, लेकिन ये पूरा तो अभी ठीक नहीं है। क्षेत्रफल भी होना चाहिए, मिनिमम क्षेत्रफल होना चाहिए उसका, कुछ ना कुछ सर्च करिए, मिलेगा आपको। क्लाइमेट मैपिंग में किसी प्लेस का एयर प्रेशर को बताने के लिए सी लेवल से माइनस क्यों किया? क्योंकि सी लेवल पर मैक्सिमम एयर प्रेशर होता है, इसलिए। जिसकी लेयर ओशन से थिक हो और जिसका एरिया काफी, हाँ वेरी गुड, दोनों क्रस्ट भी अलग अलग होनी चाहिए, ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना? चलिए, आई थिंक आपके सारे डाउट्स हो गए हैं। उष्ण वातावरण व शीत वातावरण दोनों गर्म वायु को ऊपर उठती हैं, लेकिन तीव्र वर्षा केवल, क्योंकि वहां पे हवाएं बिल्कुल सीधा ऊपर उठेगी ना, खड़ा वातावरण बनेगा। चलिए बात करते क्रायोस्फीयर की। ये पोलर एरिया में मिलेगा जहां पे बर्फ काफी गहराई तक जम जाती है, ठीक है? तो उससे अपन कहते हैं परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है मेजरली। और क्रायोस्फीयर आपका एक क्वेश्चन भी इस बार पूछा था, अपन वहां तक चलेंगे, लेकिन अभी आप इतना माने कि पोलर एरिया में जब बर्फ काफी गहराई तक जम जाएगी तो दिस इज परमाफ्रॉस्ट, ठीक है ना? चलिए, तो उसे कहते हैं अपन क्रायोस्फीयर या परमाफ्रॉस्ट या स्थायी जमे क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन में आता है मेजरली, वहां पे अपन बात करेंगे। वाष्प दाब क्या होता है, मैंने अभी समझाया आपको कि चाहे गैसियस फॉर्म में पानी हो या लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है? तो इसके अंदर वाष्प दाब ज्यादा होगा, यानी कि इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, और ज्यादा होगा तो आप जानते हैं भाप के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है? इसके अंदर भी थोड़ी लेटेंट हीट है, लेकिन इससे कम है और यहाँ से ज्यादा है, तो इसमें वाष्प दाब ज्यादा होगी। और इसके अंदर तो बहुत कम होगी ही होगी, क्योंकि बर्फ निकल गई है, सारी एनर्जी निकल गई है, तो इसमें वाष्प दाब ज्यादा होगी। वाष्प दाब ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी है। एनर्जी क्या है? लेटेंट हीट। जब हमने गर्म किया बर्फ को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, और लिक्विड को गर्म किया तो जो एनर्जी हमने दी वो एनर्जी गई कहाँ? इसी के पास है, ठीक है? चलिए, गुड इवनिंग नेहा। जल डमरू मध्य और जल संधि। जल संधि बेसिकली क्या होता है? ये दो लैंड पार्ट को अलग करने वाला पानी का एरिया हो। जैसे मान लीजिए एक कॉन्टिनेंट है, ये मान लीजिए कोई भी, और एक आइलैंड यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इनको जो पानी वाला एरिया अलग कर रहा है उसे कहेंगे जल संधि, ये। और जल डमरू मध्य क्या होगा? अगर मान लीजिए इस पानी के अंदर यहाँ पे कोई एक ऐसा स्थल का कोई भाग हो या मिट्टी विट्टी कुछ ऐसा हो, और उसने इसको लैंड पार्ट से जोड़ दिया हो, तो दिस इज कॉल्ड जल डमरू मध्य, ठीक है? वाटर स्ट्रेस का मतलब होता है कि जितना वाटर की डिमांड हो उतना वाटर हमें मिल ना पाए। अब वो क्या हो सकता है? इसमें दो चीजें हो सकती हैं।
कि वाटर स्ट्रेस तभी भी आ सकता है जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, या वाटर स्ट्रेस तब भी आ सकता है जब बारिश बहुत कम हुई हो। ठीक है ना? अगर बारिश बहुत कम होगी और डिमांड नहीं बढ़ी है तब भी वाटर स्ट्रेस आ सकता है, और अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर स्ट्रेस आ जाएगा, यानी कि ऐसे क्या कहते हैं, हिंदी का वर्ड मुझे याद नहीं है ना, तो उसको वाटर स्ट्रेस कहा जाता है मेजरली। हो गए आपके डाउट्स? चलिए, तो कल हम कुछ बातें कर रहे थे वर्षा के ऊपर, और वर्षा पर जब बातें हम कर रहे थे, अच्छा जल प्रतिबल कहते हैं, हाँ ठीक है। तो वर्षा पर जब हम कल बातें कर रहे थे तो कल मैं एक सिद्धांत के बारे में बात कर रहा था आप लोगों से, और वो था किसका सिद्धांत था? बर्जरॉन। आपको ये बर्जरॉन वगैरह सिद्धांत याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? ऐसा मत सोचिए कि मैं आपके साथ कहीं कटिंग कर रहा हूं, मैं आपको एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है आपको। बर्जरॉन ने क्या कहा था उसको सुन लीजिए। बर्जरॉन ने कहा था, अगर कोई वायु ऊपर उठेगी और अगर ये 0 डिग्री से ऊपर चली जाए, तो ऊपर जाने पर हिम के कण भी मिलते हैं और पानी भी मिलता है। ये मैं पानी इस तरह डॉट डॉट करके बना रहा हूं, और हिम के कण भी मिलते हैं। क्लियर? तो ऊपर यानी कि 0 डिग्री के ऊपर पानी ठोस भी अवस्था में रहेगा और लिक्विड कंडीशन में भी रहेगा। इसी को बोला जाता है प्लाज्मा। ठीक है, और ये तब तक नहीं जमता है जब तक इसमें कोई एक आइस का पार्टिकल ना मिल जाए। तो जैसे ही कोई इसमें आइस का पार्टिकल जाएगा, ये पूरे बॉडी क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? एक बहुत मोटा ओला बन जाएगा। ठीक है, बर्फ का जो टुकड़ा होगा, अगर ये इतना भारी बन गया है कि ये वायुमंडल में तैर नहीं पाए, तो नीचे गिरेगा, और नीचे अगर वायुमंडल की गर्म लेयर्स हैं तो उनसे कुछ मात्रा में पिघल कर, या तो पूरा पिघल जाएगा तो बारिश हो जाएगी, या फिर अगर आंशिक रूप से पिघलाए तो ओले गिरेंगे और बारिश भी होगी। ठीक है ना? तो सर्दियों में ओले इसलिए गिरते हैं क्योंकि जो बारिश से ओले गिर रहे हैं, नीचे गर्म लेयर मिल नहीं पाती है, और इस वजह से ओले गिर जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक कॉन्टिनेंटल वाला कौन सा क्वेश्चन? कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? चलिए, आज हम बात करेंगे एक दूसरे की, यानी कि बर्जरॉन के साथ में एक दूसरे थे जिनका नाम है बोवेन। बोवेन कहते हैं कि जो बर्जरॉन का सिद्धांत है वो मध्य अक्षांशों में तो काम करेगा, लेकिन स्पेशली अगर बात करेंगे ट्रॉपिकल एरियाज में, यहां पर यह सिद्धांत फेल हो जाता है उसका। क्योंकि यहां पर तो जब वायु 7 डिग्री 8 डिग्री के आसपास होगी तभी बारिश होना शुरू हो जाएगी। बोलता है कि उनको 0 डिग्री तक भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए वायु में आर्द्रता बहुत ज्यादा हो, तो वायु जैसे जैसे ऊपर उठेगी उसमें सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, आप जानते हैं। और जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तो होगा क्या उसमें, कि वो 0 डिग्री से पहुंचने से पहले ही संतृप्त हो जाएगी, और 0 डिग्री से पहुंचने से पहले अगर संतृप्त हो जाए तो बारिश हो सकती है। तो उसने कहा कि जो आइस क्रिस्टल बनने की आपकी थ्योरी थी वो यहां पर काम करेगी नहीं, क्योंकि वायु तो अभी आइस तक तो पहुंची नहीं, 0 डिग्री तक पहुंची नहीं है। तो यहां पे वर्षा कैसे होती है? ठीक है, तो बोवेन क्या कहते हैं? बोवेन का जो सिद्धांत कहलाता है उसका मैं आपको नाम लिख रहा हूं यहां पे, संलयन सिद्धांत। संलयन यानी मिल जाना। देखो, वो कहता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत महीन होते हैं और वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं यानी वाटर वेपर्स हैं, ये दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आवेश होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आवेश नहीं होता। तो जिनमें आवेश होता है इनमें क्या शक्ति होती है? संलयन कर सकने की शक्ति होती है। बस समझे आप? वाटर पार्टिकल दो तरह के होते हैं। एक ऐसे वाटर पार्टिकल हैं जिनमें आवेशित होंगे, जो चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं,
और कुछ ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, वो वायुमंडल में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। आपने क्या बताया था? फिट्जरॉय? मैं समझा नहीं, क्या किसमें बताया था फिट्जरॉय? किसमें बताया था फिट्जरॉय? संलयन में? नहीं नहीं, संलयन में नहीं है। संलयन में बोवेन आएगा, फिट्जरॉय छोड़ दो। फिट्जरॉय अगर लिख दिया है अपना तो काट दीजिए उसको। फिट्जरॉय को काट दीजिए, अगर आपने लिख लिया है तो वहां पे करिए बोवेन, फिट्जरॉय नहीं है। अगर कल मिस्टेक से निकल गया है तो उसको छोड़ दीजिए आप। चलिए, तो मैं कह रहा हूं जहां पे आवेश मिलेगा तो वहां पे वाटर पार्टिकल संलयित होना शुरू हो जाएंगे। और वो कहता है कि एक पानी की बूंद में क्या होते हैं, 80 लाख मेघ शिखर होते हैं, यानी जलवाष्प के कण होते हैं। एक पानी की बूंद में कितने होते हैं? 80 लाख वाटर पार्टिकल्स होते हैं। वो कहता है संलयन वहीं पे हो सकता है जहां पे वाटर पार्टिकल के साइज अलग अलग हों। समान साइज वाले वाटर पार्टिकल कभी भी संलयित नहीं हो सकते। इनके संलयन होने के लिए उनके पार्टिकल्स के साइज अलग अलग होने चाहिए। और जब इनके साइज अलग अलग होंगे, एक मोटा होगा और दूसरा कोई छोटा पार्टिकल है, तो मोटा पार्टिकल हमेशा छोटे पार्टिकल को अपने अंदर खींच लेगा। और जब खींचेगा तो पानी की बूंद बड़ी होती जाएगी, और जितना पानी की बूंद बड़ी हो जाएगी और अगर उसका वेट नहीं संभल पाया तो वो नीचे गिर जाएगी। सिंपल सा सिद्धांत है, बोवेन का सिद्धांत है, संलयन सिद्धांत। इन्होंने कहा वाटर वेपर दो तरह के होंगे, कुछ आवेशित और कुछ निष्क्रिय, जो मुक्त रूप से वायुमंडल में तैरेंगे। आवेशित जो होते हैं इनमें वाटर पार्टिकल अलग अलग साइज के होंगे। मोटा पार्टिकल छोटे पार्टिकल को मिला करके एक बड़े पानी की बूंद बनाएगा, और वो ड्यू टू ग्रेविटी जब ज्यादा भारी हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। इस तरह से विषुवत रेखीय क्षेत्रों के आसपास या उष्ण कटिबंध में रेनफॉल होती है। क्लियर? तो लिख लीजिए, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। लिखिए, टॉपिक डाल लीजिए संलयन सिद्धांत। संलयन सिद्धांत, संलयन सिद्धांत लिखिए। यह सिद्धांत बोवेन ने दिया। यह सिद्धांत बोवेन ने दिया। उनके अनुसार, उनके अनुसार वायुमंडल में दो प्रकार के जलवाष्प के कण पाए जाते हैं। वायुमंडल में दो प्रकार के जलवाष्प के कण पाए जाते हैं। आवेशित और निष्क्रिय। आवेशित और निष्क्रिय। कल कुछ लोगों के लिए मैपिंग थोड़ा भारी पड़ गई थी, मुझे लग रहा है कि क्लास खत्म होते होते वो छोड़ के भाग गए थे। हाँ, अभी जैसे 102 पार्टिसिपेंट है तो वहां पे कल 96 तक पार्टिसिपेंट हो गए थे, 5-7 लोग थे वो भाग गए थे। हाँ, कौन कौन था जो आप में से भाग गया भाई बीच में? कोई बात नहीं, स्पीड स्पीड बढ़ा लेंगे, आप टेंशन ना लो स्पीड वगैरह की, है ना। लिखिए, क्या लिखा आप लोगों ने? आवेशित और निष्क्रिय। निष्क्रिय वाटर पार्टिकल मुक्त रूप से वायुमंडल में तैरते हैं। निष्क्रिय जलवाष्प के कण मुक्त रूप से वायुमंडल में तैरते हैं। आवेशित कण अलग अलग आकार के होते हैं। आवेशित कण अलग अलग आकार के होते हैं।
बड़े कण छोटे कणों को आपस यानी अपनी तरफ खींचते हैं। बड़े कण छोटे कणों को अपनी ओर खींचते हैं। और बड़े पानी की बूंद का निर्माण करते हैं। बड़े पानी की बूंद का निर्माण करते हैं। जब जल की एक बूंद अत्यधिक भारी हो जाए, जब जल की एक बूंद अत्यधिक भारी हो जाए और वह वायुमंडल में संतुलित न रह पाए, और वह वायुमंडल में संतुलित न रह पाए, वह वायुमंडल में संतुलित न रह पाए, तो बादलों के संतृप्त होने की अवस्था में वह नीचे गिर जाती है। या सीधा लिखो, वह नीचे की ओर गिरती है। 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 यह सिद्धांत निम्न अक्षांशों में या उष्णकटिबंध में, यह सिद्धांत निम्न अक्षांशों में या उष्णकटिबंध में या उष्णकटिबंधों में वर्षा में लागू होता है। वर्षा में लागू होता है। ठीक है, अब डालिए वर्षा के प्रकार। और यहां पे लिख दो, अपना टॉपिक हो गया ये। तो एक कौन सी वर्षा है, इधर थोड़ा ध्यान से देखिए पहले, उसके बाद में लिखना हो गया है। पहली वर्षा, उसका नाम है संवहनीय वर्षा। दूसरी वर्षा है पर्वतीय वर्षा। और तीसरी वर्षा का नाम है चक्रवातीय वर्षा। हुए कि नहीं तीनों टॉपिक अपने? थोड़ा आप ध्यान से देखिए। संवहनी वर्षा में क्या होता है, नीचे की वायु गर्म होती है। गर्म क्यों होगी? क्योंकि पृथ्वी से विकिरण निकलेंगे। जब वायु गर्म होगी तो ये जलवाष्प कणों को लेकर ऊपर जाएगी और ऊपर से ठंडी हवा नीचे आएगी। नीचे वो गर्म होगी और दोबारा ऊपर जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाके क्या करेगी, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी और बारिश होगी। क्लियर? बताया था आपको, इक्वेटर लाइन से जब गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठेगी तो जलवाष्प लेके जाएगी। और जब भी हवा ऊपर जाती है तो एडियाबैटिक रेट से क्या होती है, ठंडी होती है और क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी और रिलेटिव आर्द्रता बढ़ेगी और बारिश हो जाएगी। बस समझ में आया? पर्वतीय वर्षा में मैंने क्या बताया था आपको, याद करिए। मानसून में कि हवाएं चढ़ेंगी, 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ेगी तो 10 डिग्री कम, 2 ऊपर चले गई तो 20 डिग्री कम, और ऊपर जाकर के रिलेटिव आर्द्रता बढ़ती जाएगी। और जब बढ़ती जाएगी तो फिर यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी, बारिश होगी, लेटेंट हीट बाहर निकलेगी और फिर अब ये मॉइस्चर्ड एडियाबैटिक रेट से ठंडी होगी और बारिश होगी। क्लियर है ये आपको? चक्रवातीय वर्षा अभी अपन ने निपटाया ये टॉपिक।
दो तरह के चक्रवातों में वर्षा होती है, एक था उष्णकटिबंधीय और एक था उपोष्ण। बस समझ में आया आपको? उपोष्ण चक्रवात कैसे बनेंगे ये भी आपको मालूम है, उष्णकटिबंधीय कैसे बनेंगे ये भी आपको मालूम है। तो उन दोनों के अंदर जब हवा ऊपर उठेगी तो एडियाबैटिक रेट से ठंडी होगी और संघनन होगा, यानी कि आपका सैचुरेशन मोड पे पहुंचेंगे और बारिश होगी। इन तीनों में किसी को डाउट है तो मुझे बताइए। तीन तरह की वर्षा होती है और इसमें किसी को भी डाउट है तो मुझे बताइए कि हमें अभी कौन सा वाला समझना है, अदरवाइज फिर इसके छोटे छोटे तीन छोटे पैराग्राफ लिखवा के खत्म करें इसे। क्विक मुझे कमेंट में डालिए। कोई नहीं? उपोष्ण शीतोष्ण, उष्ण और उपोष्ण, हाँ शीतोष्ण है वो, शीतोष्ण। उपोष्ण नहीं है, शीतोष्ण कटिबंधीय बनते हैं, उपोष्ण लिख दिया वैसे मैंने। चक्रवातीय वर्षा में आपको बताया ना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं आएंगी, घूमती हुई ऊपर उठेंगी और उसके बाद तो सेम ही होगी, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो या ये वाला हो, तीनों में एडियाबैटिक रेट से ठंडी होगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी और बारिश होगी। तो यहां पर आप, मैं लिखा रहा हूं, लिख लीजिए, वर्षा तीन प्रकार की होती है। इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपकी नॉलेज के लिए है बस वैसे ही। देखिए, वर्षा तीन प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। अभी बता देंगे एडियाबैटिक रेट, ठीक है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो नंबर वन डालिए, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, लिखिए, वायु धरातल के समीप गर्म होकर, वायु धरातल के समीप गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। जब वायु ऊपर उठती है तो वह एडियाबैटिक रेट से ठंडी होती है। जब वायु ऊपर उठती है तो वह एडियाबैटिक रेट से ठंडी होती है। जिससे सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है, और वर्षा होती है। ठीक है, नंबर सेकंड आ जाइए, पर्वतीय वर्षा। इसमें एग्जांपल डालिए पहले, संवहनीय वर्षा में कहां होगी? 0 डिग्री के आसपास। एग्जांपल 0 डिग्री के आसपास, ठीक है। नंबर सेकंड डालिए, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, लिखिए, जब क्षैतिज वायु के मार्ग में कोई पर्वत आ जाए, जब क्षैतिज वायु के मार्ग में कोई पर्वत आ जाए तो इस अवरोध के कारण वायु ऊपर उठती है, तो इस अवरोध के कारण वायु ऊपर उठती है।
यह भी एडियाबैटिक रेट से ठंडी होती है। एडियाबैटिक रेट से ठंडी होती है। अब इसको क्या बोलेंगे? पवन भिमुख बोलेंगे, पवन अभिमुख बोलेंगे? अब मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ विंड वार्ड, है ना? तो उसको देख लेना क्या कहते हैं इंग्लिश में, कुछ हिंदी में कुछ कहते होंगे, शायद पवन अभिमुख या भिमुख कुछ कहते हैं। तो विंड वार्ड डायरेक्शन में क्या होगी? बारिश। अपोजिट साइड बारिश नहीं होगी। तो अभी यहां लिख लीजिए विंड वार्ड साइड पवन भिमुख। हाँ, जो भी है पवन भिमुख। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लिखिए पवन भिमुख, है ना? फिर भी चेक कर लेना आप। पवन भिमुख, पवन भिमुख ढालों पर वर्षा होती है। पवन भिमुख ढालों पर वर्षा होती है। मानसून में अधिकांश होने वाली वर्षा इसी प्रकार की होती है। मानसून में होने वाली अधिकांश वर्षा इसी प्रकार की होती है। अब एक बार क्विकली आप समझ लीजिए एडियाबैटिक रेट को। वैसे तो मैं इसको बार बार कई बार बता ही चुका हूं आपको। कोई वायु है, अगर वो गति करते हुए ऊपर चढ़े तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की रेट से ठंडी होगी। 2 किलोमीटर ऊपर जाएगी तो 10 और हो जाएगी, तो ये 20 यानी कि 10 डिग्री यहाँ पे कम हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 डिग्री 1 किलोमीटर पे कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर हो गया 20, ऊपर हो जाएगा 10, और मान लीजिए कि 10 डिग्री पे क्या हो गई? संतृप्त हो गई है। ठीक है, संतृप्त होने पे वर्षा हो जाएगी। वर्षा होने पर इसमें से लेटेंट हीट बाहर निकलेगी, बादल में मिलेगी, बादल को गर्म करेगी, बादल दोबारा ऊपर उठेगा। लेकिन अब ये जो बादल ऊपर उठ गया है, ये जिस रेट से ठंडा होगा इसको कहते हैं मार, MAR, मॉइस्चर्ड एडियाबैटिक रेट। और ये रेट होती है 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है, तो मॉइस्चर्ड एडियाबैटिक रेट्स होता है कब? बारिश होने के बाद। तो दो तरह के रेट हैं, एक है डार और एक है मार। ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है, ये तभी काम करती है जब वायु ऊपर की ओर गति कर रही हो। ठीक है, क्या लिखा आपने? कुछ भी नहीं होता। NLR में वायु अपनी जगह स्थिर रहती है, वायु में कोई मूवमेंट नहीं होता। NLR का मतलब है कि वायु अपनी जगह स्टेबल है। हम जगह जगह जाके टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, पहाड़ पे कितना है, यहाँ कितना है, ग्राउंड पे कितना है। ठीक है, और लास्ट चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा लिखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोनों में ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोनों में ही बाहरी उच्च वायुदाब से हवाएं भीतर की ओर आती हैं। बाहरी उच्च वायुदाब से हवाएं भीतर की ओर आती हैं और गर्म होकर ऊपर उठती हैं। गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ये भी एडियाबैटिक रेट से ठंडी होती हैं। ये भी एडियाबैटिक रेट से ठंडी होती हैं। एडियाबैटिक रेट से ठंडी होती हैं और संतृप्त होकर वर्षा करती हैं। संतृप्त होकर वर्षा करती हैं। हो गया?
अब एक बार अपना सिलेबस खोल लीजिए जो हम लोगों ने शुरू में लिखा था। अपने एक बार सिलेबस सभी निकाल लीजिए जो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है। इसमें केवल दो चीजें बचती हैं अपनी। एक तो विश्व में वर्षा का वितरण या जलवायु का वितरण समझ लीजिए, जलवायु में वर्षा भी आ जाएगी। और नंबर सेकंड, बादलों के प्रकार। बात समझ में आया? तो बादलों के प्रकार तो 10 मिनट का टॉपिक है, वो तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ बादल, वही ना, बादल और बादलों के प्रकार। और वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, कभी कभी पूछ लेगा। तो मेजरली जो आपका टॉपिक बचा ये है जलवायु का वर्गीकरण, पूरे वितरण, वर्गीकरण तो नहीं, वितरण। आपका टॉपिक है जलवायु का वितरण। वर्गीकरण मत पढ़ना, कोपेन, थॉर्नवेट और टिवार्था वगैरह वगैरह, पता नहीं बहुत लोगों ने दिया है, तो वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको पढ़ना है उसका वितरण, पूरे वर्ल्ड में किस तरह की जलवायु है। और पूरी वर्ल्ड की जलवायु को एक जगह पर समेटने का मतलब है, शशि शर्मा, मैंने महार में बताया था, क्या रह गया? महार में बताया था 3 से 5 डिग्री। ठीक है, तो जलवायु में क्या है, वर्षा का वितरण भी है उसमें। तो ये वितरण करने के लिए आपको क्लाइमेटोलॉजी पे बहुत अच्छी पकड़ होगी, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है ना? क्लाइमेटोलॉजी पे अगर आपके पहले टॉपिक से लेके अभी तक आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो ही ये टॉपिक हो सकता है आपसे। अदरवाइज आप केवल कहानी लिख सकते हैं और मैं लिखवा दूंगा, आप लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लास में होते तो आज मैं नहीं पढ़ाता, आज आप लोग पढ़ा रहे होते। पढ़ाने होते मतलब मैं टॉपिक यहाँ बोलता, आप उसकी विशेषताएं बता रहे होते। ठीक है, लेकिन अभी आप मुझसे थोड़ा दूर हैं और वहां से आप अभी कमेंट वगैरह में करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए विशेषताएं भी मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन आपको अब क्या करना है, पहले टॉपिक से लेके अभी तक पूरी चीजों को कंक्लूड करना है आपको, पूरी क्लाइमेटोलॉजी। बस समझे? तो थोड़ा जागरूक रहिएगा, और जिनके टॉपिक अगर मिस हुए हैं तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, उसमें तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, है ना? चलिए हम बात करते हैं अपना जलवायु वितरण। वर्ल्ड में, ठीक है। देखिए मैं एक छोटा सा मैप बना लूं पहले, एक मैप बनाते हैं पूरे वर्ल्ड का। आप लोग भी एक वर्ल्ड का मैप बना लीजिए मेरे साथ साथ। चलिए, तो एक वर्ल्ड का मैप अपन ने बनाया, और यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मेडागास्कर, बाकी जापान अपन अभी आएगा नहीं, उधर चला गया। ठीक है, ये क्या लिखा है भैया आप लोगों ने? ये कुछ लिख दिया है आप लोगों ने, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या लिखा है आपने, प्रकार के, और किससे हुआ भाई मिस्टेक है, जिससे भी हुआ है देख लीजिए। चलिए,
तो एक वर्ल्ड का थोड़ा मैप वैप बनाइए और पूरी वर्ल्ड की जलवायु को पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट जो जलवायु डालोगे उस जलवायु का नाम होगा विषुवत रेखीय जलवायु। तो पहली जलवायु डाल लीजिए विषुवत रेखीय जलवायु। देखिए ये जलवायु कहां मिलती है, बेसिकली ये मिलेगी ITC-Z। ITC-Z में, और ITC-Z कहां मिलेगी, मेजरली मिलेगी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। आप लोगों को जानते हैं ITC-Z कहां मिलने वाली है, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ। और अब क्या देखा आप लोगों ने, ये भी मालूम है आपको कि सन जैसे जैसे नॉर्थवार्ड होगा या साउथवार्ड होगा तो सन इसके अंदर जितने भी वायुदाब की पेटियां हैं ये भी शिफ्ट होती रहेंगी। क्लियर। और थोड़ी देर पहले आपने भी क्या देखा था, संवहनीय वर्षाएं भी आपने देखा था, सनलाइट के उसमें देखा था कि यहाँ पे सन की लाइट मिलती है लेकिन यहाँ पे क्लाउड छाए रहते हैं तो सन की लाइट नीचे नहीं आएगी। टेम्परेचर में आपने क्या देखा कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हम जब से हमने शुरू किया है क्लास तब से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे ज्यादा वर्षा हो गई, मान लीजिए अभी आपके चारों तरफ घर के बहुत ज्यादा वर्षा हो गई मानसून में, तो क्या होगा कि जो कॉमन छोटे छोटे पेड़ हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो जब आपके पेड़ ज्यादा बड़े हो गए मान लीजिए, तो पेड़ों की पत्तियां भी चौड़ी हो गई। अब पेड़ों की पत्तियां क्यों चौड़ी हुई, क्योंकि जो एक्सेस मात्रा में इनको पानी मिला है पेड़ों को, ये उस जड़ों से उस पानी को सोखे और पत्तियों से ट्रांस इवापोरेशन करके उसको वापस भेज दें। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो पेड़ गल जाएगा। तो वो पेड़ कॉमनली ज्यादा बड़े हो जाएंगे अभी बारिश के दिनों में। जैसे बारिश चली जाएगी पेड़ की हाइट छोटी होना शुरू हो जाएगी। तो क्लाइमेट में बेसिकली जलवायु में 2 फैक्टर पड़ते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। तो टेम्परेचर रेनफॉल का अपना क्लियर है, लेकिन क्या होगा कि इस एरिया में पेड़ काफी बड़े हो जाएंगे। पेड़ हो जाएंगे लगभग 60 से 70 मीटर लंबे, जिनकी पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होंगी। लेकिन अगर पत्तियां बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाएंगी तो सन की लाइट को रोक देगा। ठीक है, और सन की लाइट को अगर रोक देगा तो जो फॉरेस्ट यहां पर होंगे इनमें नीचे अंधेरा मिलेगा, दलदल मिलेगा। क्यों, पानी तो रुकेगा नहीं बारिश का, लेकिन लाइट नहीं आएगी तो अंधेरा मिलेगा और दलदल मिलेंगे। अब मुझे आप बताइए दलदल में जानवर कौन सा मिलना चाहिए, हाथी मिलेगा? हाथी मिलेगा दलदल में? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? फंस जाएगा। उसको निकालने कौन जाएगा वहां से? बड़े जानवर नहीं मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे, स्नेक्स मिलेंगे, एनाकोंडा मिलेगा। ठीक है, मच्छर मिलेंगे, बंदर मिलेंगे, काफी सारी चीजें मिलेंगी। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि क्या क्या यहां पर होगा। अब मानिए कि पेड़ काफी लंबे हो गए, ये पेड़ काफी लंबे हो गए इस एरिया में। अब पेड़ों से लाइट नहीं आई। आप लोगों ने 7th क्लास की साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि एक बॉक्स लें, उसके अंदर एक पेड़ रखें और उसमें से जिस छेद में से रोशनी आएगी वो फूल उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। किस किस ने पढ़ा है भाई? पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है कुछ लोगों ने। कुछ लोगों को पुरानी गलतियां याद आ रही हैं अपनी, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो सन की लाइट सभी को चाहिए, लेकिन सन की लाइट को उसने रोक दिया। तो पेड़ों में आपस में कंपटीशन होता है, तो ये आपसी कंपटीशन में लंबे होते चले जाएंगे बिल्कुल सीधे। अरे मैंग्रोव नहीं मिलते यहाँ पे। तो ये पेड़ काफी लंबे हो जाएंगे, 65 से 70 मीटर लंबे हो जाएंगे। किस लिए? क्योंकि सन की लाइट की तरफ बढ़ना है इनको।
तो ऊपर जाके तो पत्ते काफी चौड़ी हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये बनाएंगे, इसको कहते हैं वितान। वितान यानी कैनोपे। और यही था यूपीएससी का क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। वितान किन वनों की विशेषता है? बस समझे आप? अगर आपको सीधा आपने कहीं पढ़ लिया और रट लिया तो कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पीछे पूरा मालूम है तो अब इन फॉरेस्ट में से कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है ना? इसलिए छोटी मोटी किताबों के वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर को लिखना छोड़ो, ठीक है? आपको करना क्या है, कंसेप्ट उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यूपीएससी में जो आपको धक्का देता है ना लास्ट में, जो आपका मतलब 40% और 45% क्वेश्चन करने के बाद जो लास्ट में जो किक मिलती है, वो किक मिलती है तुक्केबाजी से, वो बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वो सीधा क्वेश्चन आ गया और आप कराए और सिलेक्शन हो गया, लेकिन 40% करने के बाद जो आपको बेसिकली सिलेक्शन करवा रहा है वो आपका तुक्का करवा रहा है, तुक्का। और तुक्का वही इंसान मार सकता है जो बहुत पढ़ा हो, बिना पढ़े नहीं करता। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके अपन ने ऑप्शन पे पेन रखा और जहां पे पेन रुक गया मतलब यही होगा, वो नेगेटिव में मर जाते हैं। वितान यानी कैनोपी होता है, पत्तों की छतरी, ठीक है? तो आप बैकग्राउंड को याद रखें, अगर बैकग्राउंड आपको मालूम रहेगा तो पूरे क्वेश्चन पे अंदाजा बहुत अच्छा लगेगा आपका, ठीक है? और अंदाजा ऐसे मत लगाना 4 ऑप्शन है तो जहां आंख बंद करके पेन रुक गया अंदाजा वहां मार दिया। और एक और जो लोग पीटी दे रहे हैं उनको मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, यहीं पे सुन लीजिए। जब भी आप पीटी में एग्जाम दे रहे हो तो आप 2 तरह की पॉलिसीज बनाइए पीटी के लिए, कि हमें अब क्वेश्चन पेपर में 3 के सेट में आगे चलना है या 4 के सेट में आगे चलना है। 3 या 4 के सेट का मतलब है कि आपको रिस्क कहां लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको मालूम होता है कि ए आंसर बिल्कुल सही है, उस पर तो रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आपको आता ही है। दूसरा एक वो क्वेश्चन है कि मुझे लग रहा है ए भी सही है और बी भी सही है, तो इनको डालिए फर्स्ट कैटेगरी, वहां पे डाल दीजिए 1 स्टार डाल दीजिए कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्वेश्चन जब मैं तुक्का लगा रहा हूँ। क्योंकि 2 क्वेश्चन तो 2 आंसर तो मेरे को पता है कि ये तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में कंफ्यूज हूं कि ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। और एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें आप एक के बारे में श्योर है कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, डी का आप कंफर्म है कि ये तो नहीं है। तो इन क्वेश्चन के आगे आप डबल स्टार डालिए कि ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी होगी जब मैं तुक्का लगा रहा हूँ। तो तुक्का आपको बेसिकली कहां लगाना है, यहां पे। तो आप देखो सिलेबस नहीं लिखा है तो अपने दोस्तों को फोन कर लीजिए, वहां से लिख लीजिए, है ना? चलिए, तो तुक्का आपको बेसिकली कहां लगाना है, यहां पे। आपको यहां तब लगाना है जब बिल्कुल गले तक पानी में डूब गए हो और नाक वाक डूबने वाली हो और आप मरने वाले हैं, तो आपको यहां पे जाना है, अदरवाइज आपको तुक्का इस पे लेना है। अब इसमें क्या करना है आपको, ऐसे आपने सपोज करिए 4-4 के क्वेश्चन ढूंढिए, 3 और 4 क्वेश्चन आपने ढूंढ लिए, तो यहां ना तो 3 क्वेश्चन करने हैं और ना ही 5 क्वेश्चन करने हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना? यहां आपको करने केवल 4 क्वेश्चन, 4-4 के सेट में आगे बढ़ना है। ना तो 3 के सेट में 3 में भी करोगे तो मारे जाओगे और 5 करोगे तो भी मारे जाओगे, ठीक है? तो 3 क्वेश्चन ढूंढ लिया आपने या 4 क्वेश्चन ढूंढ लिया, मान लीजिए 4-4 के सेट में आगे चले। अगर मान लीजिए 3 बार आपकी किस्मत खराब है और 1 बार भी सही है, तो जो जमा पूंजी है उसमें से तो कुछ नहीं कटा, जो आपने आंसर सही करके कमाए हैं उसमें से तो कुछ नहीं कटा, नेगेटिव तो नहीं हुए, कम से कम ये तुक्के तो गलत गए हमारे। लेकिन मान लीजिए आपने 3 करे और 3 में से 2 गलत हो गए और 1 सही हो गया, या तीनों ही गलत हो गए, कुछ भी हो गया, तो आपकी जमा पूंजी में से खर्च होना शुरू हो जाएगा। और 5 कर बैठे गलती से तो भी जमा पूंजी में से खर्च होगा। तो जमा पूंजी को पहले सेव रखो अपनी को, कि जो क्वेश्चन मैंने सही कर लिए हैं वो तो अब कहीं नहीं जाने वाले, अब मुझे रिस्क कहां लेना है, इनके अंदर लेना है। और जब यहां रिस्क ले चुके हो तो सेकंड नंबर किसका है, यहां का। इसमें भी आप 3-3 या 4-4 के सेट में आगे चलें,
अगर आप रणनीति के साथ चलेंगे तो पीटी निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। आप केवल ये सोचते हो कि बहुत अच्छा पढ़ लिया जाए या पढ़ा लिया जाए और केवल उससे रणनीति से वाला पीटी क्रॉस करा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। पीटी वास्तव में यूपीएससी के जो एग्जाम है ये पॉलिसी का एग्जाम है। अब दो तरह के पॉलिसीज बनाइए और टेस्ट सीरीज करना शुरू करिए जो आपको सबसे सक्सेसफुल तरीका लग रहा है अब, क्योंकि प्लान ए और प्लान बी आपको बनाने पड़ेंगे। जो आपको सबसे सक्सेसफुल लग रहा है कि 3-3 के सेट में चलूं या 4-4 के सेट में चलूं, और उसको आप कंटिन्यू करिए और उसका रिजल्ट देखिए टेस्ट सीरीज में क्या मिल रहा है आपको। आप कम मेहनत में पीटी को निकाल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, एक बार करके देखिए। अभी तो क्लास अपनी 1 महीने के आसपास चलने वाली है, तो इस तरीके का मुझे रिजल्ट बताइए कि क्या निकलने वाला है। ठीक है, तो नंबर 1 डाल लीजिए विश्व तरीके जलवायु, और इसमें कुछ जानकारियां लिखिए। ये तो आपके कोऑर्डिनेटर बताएंगे कब से शुरू होगी कब से नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल आप लोगों को पढ़ाना है ना। चलिए लिखिए, कहां से कहां तक मिलेगी? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। अब एक स्टार पॉइंट डालिए, यहां पे स्टार पॉइंट डालिए। लिखिए, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर इस जलवायु का विस्तार, इस जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से 25 डिग्री तक हो जाता है। 15 डिग्री से 25 डिग्री तक हो जाता है। क्यों हो जाएगा भाई? सुनो अब, क्योंकि आप जानते हैं गर्मियों में इसमें होगा, गर्मियों में बढ़ेगी, तो गर्मियों में हमारे मानसून भी आता है, तो जिधर बारिश होगी इधर ज्यादा नहीं होगा। इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में जहां पे मानसून कम पहुंच रहा है, या जैसे यहां से हवाएं जा रही हैं तो ऐसे जा रही हैं, लेकिन इधर कॉन्टिनेंट आ गया। इसी तरह से यहां से अगर कुछ हवाएं जा रही है सपोज करिए, तो जिस एरिया में हवाएं यानी दूसरा कॉन्टिनेंट का साइड है, तो पूर्वी यानी महाद्वीपों के पूर्वी वाले एरिया में 15 डिग्री से 25 डिग्री तक इसका विस्तार पाया जाएगा। अब इंडिया पे अप्लाई करिए इसे। इंडिया पे अगर अप्लाई करेंगे तो ITCZ का विस्तार मैंने आपको मानसून में क्या बताया था, 15 से 25 डिग्री तक हो जाएगा। लिखवाया कि नहीं लिखवाया मैंने आपको? मुझे चैट सेक्शन में बताइए, लिखाया आप लोगों ने? लिखा है क्या? यस। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, 15 डिग्री से 25 डिग्री तक हो जाएगा। अब इसको कनेक्ट करिए जो आपने पढ़ा हुआ है वहां से, कि मानिए ITCZ यहां पे ऐसे फैल गई, ऐसे फैली है ITCZ। इस ITCZ में क्या बना हुआ है? लो प्रेशर। क्लियर? और लो प्रेशर बनाया तो यहाँ पे उस वक्त क्या बन रहा है? साइक्लोन। तो ये साइक्लोन को खींचेगा अपनी तरफ। तो जो मैंने आपको बताई थी, इधर से गया अरब सागर, इधर से आया बंगाल की खाड़ी का मानसून, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा बन गया वहां पे चक्रवातीय वर्षा होती है, और इन चक्रवातों को खींचने का काम करेगी ITCZ। ठीक है, मेजरली कहां पे? उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, बिहार, वहां तक पूरा चक्रवात उस वक्त एक्टिव रहेंगे, चक्रवातों को अपनी ओर खींचता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे नोट करिए। नेक्स्ट, और एक कमाल की बात मैं आपको यही बताता हूं, जो ये सोच रहे हो ना कि आज नोट कर लेंगे और घर बैठे के समझ लेंगे, तो नोट ही कर सकते हो, समझ नहीं सकते फिर उसको। ठीक है, इसलिए समझने पे ध्यान दो, नोट करने पे मत दो। क्लियर? ये 20 से 25 और कोई सेंटीमीटर लेके कोई बैठा थोड़ी है वहां पे, कोई टेप लेके बैठा है क्या कि कितने 20 तक गई या 25 तक गई? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ITCZ कहां तक खिसकेगी। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए, यहां औसत तापमान, यहां औसत तापमान
20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। परंतु अब जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, नहीं स्टार पॉइंट के अलावा लिखना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विषुवत रेखीय जलवायु के संदर्भ में निम्न कथनों की पहचान करिए, तो आपको 4 कथन दे देगा और कहेगा सही कूट की पहचान करें। बस समझ में आया? तो जलवायु के बारे में 4 कथन आपको मिलेंगे और चारों को दे देगा, या आपको मिलेगा कथन और कारण वाले क्वेश्चन, रीजन ए और रीजन। मेजरली क्वेश्चन 2 ही तरह के हैं यूपीएससी में, ध्यान रखिए। 80% क्वेश्चन इसी नेचर के पूछे जाएंगे, या तो सही कूट की पहचान करें, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया तो वो उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे। क्या लिख रहे थे आप लोग? मैं क्या लिखा है आपको? पैराग्राफ से स्टार पॉइंट लगवाया मैंने आपको। स्टार पॉइंट पे लिखिए, यहां वार्षिक तापांतर की तुलना में दैनिक तापांतर अधिक होता है। अरे वेस्ट में नहीं होगा, पूर्वी लिखो उसको, है ना? पूर्वी मैंने सही लिखा है, आप वेस्ट मत करिए। लिखिए, यहां वार्षिक तापांतर की तुलना में दैनिक तापांतर ज्यादा होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं विषुवत रेखा पर या ITC-Z में सन की लाइट हमें 12 घंटे मिलती है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, यानी साल भर एक ही जैसा मौसम रहता है, यानी स्टार वहां पे चमकेगा, हमारा सन चमकेगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी सन की लाइट। इसलिए यहाँ पे सर्दियां गर्मी तो आएंगी नहीं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे साल यानी कि कोई सर्दी गर्मी नहीं होती। यहाँ के लोग क्या समझते हैं कि रात ही सर्दी है, रात को थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन जिस समय अगर रात में यहाँ पे बादल छाए हुए हैं तो वो रात यहाँ पे गर्मी होगी, है ना, गर्म होगी। लेकिन अगर बाई चांस किसी रात को बादल नहीं है तो एनर्जी को लौटने में थोड़ी आसानी होगी और वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। एक और कमाल की बात मुझे यहाँ पे याद आई कि इस एरिया में यानी कि अफ्रीका में, यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं ये, इन्हें कहते हैं विषुवत रेखीय सदाबहार वन। तो नीचे तो दलदल है, और इस दलदल में तो नीचे लोग तो जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे जो जनजाति रहती है उसका नाम है पिग्मी। पिग्मी, ठीक है? 4-4.5 फुट के लोग हैं, 4 या 4.5 फुट के लोग हैं। ये पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं और पेड़ों पर ही अपना सारा प्रोग्राम बनाते हैं, बर्थडे, जन्म, मृत्यु, जो भी कुछ होता है। और एक पेड़ से लटक के दूसरे पेड़ पे पहुंचते हैं ये लोग, जैसे टार्जन आपने देखा होगा। तो पिग्मी जनजाति कहां मिलती है? ये बेसिन कौन सा है? कांगो। कांगो नदी बहती है ऐसे, तो ये है कांगो का बेसिन, यहाँ पे रहते हैं पिग्मी लोग। ठीक है, 4.5 फीट के लोग हैं। इनके बारे में कमाल की बात यह है कि ये पेट भर के खाना खाने के बाद भी 4-5 किलो केले खा जाते हैं। बात समझ आया? क्या लिखा आपने? गिरते नहीं? अरे नहीं गिरते ये लोग, ठीक है, हमारी तरह गिरे हुए थोड़ी हैं, है ना? ये इंडियंस की तरह गिरे हुए नहीं है, ये नहीं गिरते। चलिए, तो बात कर रहे थे हम दैनिक तापांतर की तुलना में, सॉरी, वार्षिक तापांतर की तुलना में दैनिक तापांतर ज्यादा होता है। लिखिए, रात को तापमान 2 से 3 डिग्री कम होता है। रात को तापमान 2 से 3 डिग्री कम होता है। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, यहां वातावरण सामान्यतः शांत रहता है। यहां वातावरण सामान्यतः शांत रहता है, इसलिए इसे डोलड्रम भी कहा जाता है।
यहाँ वातावरण शांत रहता है, इसलिए इसे डोलड्रम भी कहा जाता है। आगे एक स्टार पॉइंट डालिए, स्टार पॉइंट डालिए। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो आप जानते हैं कि ऊपर वाले एरिया में क्या बनेगा, लो प्रेशर ज्यादा बनेगा, सॉरी ऊपर बनेगा हाई प्रेशर, और यहाँ टेम्परेचर गर्म है तो यहाँ बनेगा लो प्रेशर। मैंने आपको क्या बताया था, जब हाई प्रेशर लो प्रेशर हो तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक स्लोप बनता है, बताया था क्या? और उस स्लोप को क्या कहते हैं, दाब प्रवणता, प्रेशर गार्डियंट कहते हैं। कराया था मैंने आपको। अगर मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं या यूपीएससी एक लाइन यूज कर रही है कि इस जलवायु के ध्रुवीय किनारों पर, यानी जो दोनों किनारे ध्रुवों की ओर बने हैं, इस जलवायु के ध्रुवीय किनारों पर वायु दाब प्रवणता तीव्र पाई जाती है, तो सही है। बात समझे आप? तुम्हें क्या पता प्रीति मेरा नहीं हुआ? प्रीति पूछ रही है सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल यह है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा नहीं हुआ? तुम्हारे घर पे मेरा लेटर थोड़ी पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा ना? हाँ, मेरी इंफॉर्मेशन रखना बंद करो यार, है ना आप लोग। और मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए, सीधी सी बात है, ठीक है ना? देखिए बात यह है, मुझे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो मैं ज्योग्राफी को किसी लेवल तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ बस, वरना मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं केवल ज्योग्राफी को किसी लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको हमने, नहीं नहीं हर बैच वाले यही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो यहां ध्यान दीजिए और सेंटेंस लिखिए आप। इस पेटी के ध्रुवों की ओर ढाल, इस पेटी के दोनों तरफ ध्रुवों की ओर ढाल, ध्रुवों की ओर या ध्रुवों की तरफ वाला ढाल, ये करो, ध्रुवों की तरफ वाला ढाल प्रवणता, दाब प्रवणता करो, ये ढाल नहीं, ये सेंटेंस नहीं बन पा रहा, इसका सेंटेंस क्या बनाओगे, ध्रुवों की ओर वाले ढाल पर दाब प्रवणता, ये लिखिए, ध्रुवों की ओर वाले भाग पर दाब प्रवणता तीव्र पाई जाती है, तीव्र पाई जाती है, तीव्र पाई जाती है। और आपको जो चीज लिखा रहा हूं ये किताबों में ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे, मिलेगी भी नहीं ये। नेक्स्ट लिखो। देखो इसमें सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगी, यहां पर एक माउंटेन है, इधर, नाम है कैमरून, ठीक है? अरे नहीं करवाएंगे एटलस यार आज, देखिए डिस्टर्ब करोगे तो मैं आपकी पतंग काट भी दूंगा। पतंग काटने का मतलब समझते हो आप? टॉपिक को ऐसा काटूंगा कि तुम हवा भी नहीं लगेगी, ठीक है? इसलिए, अरे मैं मस्त पढ़ा रहा हूं यहाँ, कुछ भी यार तुम पढ़ो। यहाँ एक माउंटेन है कैमरून, तो हवाएं जब इसके ऊपर चढ़ेंगी तो बहुत ज्यादा वर्षा होगी। यहाँ पे वर्षा होती है अप्रोक्स 1000 सेंटीमीटर। कोई अगर आपसे बात करे कि विश्वत रेखीय जलवायु वाली पेटी में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो वर्षा होती है अफ्रीका के पूर्वी तट पर, ठीक है? माउंटेन का नाम है कैमरून, कैमरून, कैमरून शायद इधर है ये, ठीक है? लिखिए, इस जलवायु में सर्वाधिक वर्षा, इस जलवायु में
इस जलवायु की पेटी में सर्वाधिक वर्षा कैमरून में होती है, कैमरून में होती है। कैमरून में होती है क्योंकि हवाएं जब पहाड़ों पर चढ़ती हैं, क्योंकि हवाएं जब पहाड़ों पर चढ़ती हैं तो अधिक वर्षा करती हैं। तो तापमान अधिक हो गया, वर्षा अधिक हो गई, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा होते पूरे वर्ल्ड में इस वाली पेटी में। अब देखिए यहाँ की वनस्पति की बात करेंगे अभी अपन। तो जलवायु से ही वनस्पति का निर्धारण भी होगा कि उस एरिया में कैसी वनस्पति मिलेगी। वनस्पति केवल दो ही चीजें प्रभावित करेंगी, या तो टेम्परेचर या वर्षा। क्लियर? तो होगा क्या, यहाँ पे जो वनस्पति मिलेगी उसका नाम है सदाबहार वन, विषुवत रेखीय सदाबहार वन। लिखिए, वनस्पति डालिए और उसमें लिखिए यहाँ विषुवत रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ विषुवत रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जिनकी ऊंचाई 60 से 70 मीटर तक होती है। जिनकी ऊंचाई 60 से 70 मीटर तक होती है। ठीक है। ध्रुवों की ओर तीव्रता क्यों कम? क्योंकि सेंटर में लो प्रेशर है, बाहर की तरफ हाई प्रेशर है। 30 डिग्री पे तो हाई प्रेशर है, ठीक है ना। क्या लिखा आपने? इनकी ऊंचाई होगी 60 से 70 मीटर। आगे लिखिए। अब एक बात सुनिए कि जिस एरिया में वर्षा ज्यादा हो रही हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, दोनों चीज अगर ज्यादा मिलेगी तो लकड़ी ठोस हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, ठीक है ना। यानी वैसे मानिए कि जो कम सुविधाओं में जीता है इंसान, वो सॉलिड इंसान बन के निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो घर में बिल्कुल मतलब उसको दुलार के पुचकार के रखा जाएगा, अगर वो आईएएस बन भी गए तो बाद में फांसी लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो ज्यादा दुलार पुचकार के रखे ना तो वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। और बेसिकली आपने बहुत खबरें सुनी होंगी, उस आईएएस ने फांसी लगाई तो वो पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल जो पर्सन है और जनता के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते और फाइनली वो फांसी लगाते हैं। वही लोग हैं जो कुछ हो गया तो पापा को बुला लाऊंगा, भाई को बुला लाऊंगा वाले, ठीक है। तो कठोर कौन बनेंगे? जो अल्प चीजों में जिए होंगे, ठीक है। तो जिसको टेम्परेचर और वर्षा मिली होगी ये कठोर होंगे। लकड़ी अच्छी होगी, फर्नीचर वर्नीचर बनाने के लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी इनका कोई इकोनॉमिक यूज नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे पेड़ उग जाएंगे, तो इनको काट के लाना संभव नहीं है, क्योंकि एक पेड़ को काटोगे तो दूसरा सहारा दे देगा, पेड़ गिरेगा ही नहीं। और पेड़ गिर भी गया तो दलदल में से खींचे कैसे लेकर आओगे? बात समझ में आ गया? तो इकोनॉमिकली ये क्या होता है, यूजफुल नहीं होते पेड़। लकड़ी तो अच्छी होती है लेकिन ये इकोनॉमिकली यूजफुल नहीं होते। और एक बात सुनिए, इस रीजन में यानी बैक्टीरिया जो होता है जो हमारे सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाता है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उसके ऊपर टेम्परेचर होगा तभी बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या लिखा है? अब यार ये मत पूछो दलदल क्यों होगा नीचे, है ना। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे फेफड़े फूल जाएंगे और अब मुझे गुस्सा भी आ जाएगा, है ना। यहाँ समाना घास क्यों होगी यार? घासें वहां होती है जब 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, ठीक है। चलिए, मैं आपको क्या बता रहा था यार, फिर दिमाग से निकल गया कि इस एरिया में ज्यादा वर्षा होगी और ये इकोनॉमिकली ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे। चलो कुछ नहीं, वो भूल गया, मैं कुछ बता रहा था, लिख लो आप। चलो लिखिए, वनस्पति में लिखिए। हाँ, बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, सही याद दिलाया आपने।
यहाँ बैक्टीरियल प्रोसेस होने के लिए मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और यहाँ पे टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं कि यहाँ वन ज्यादा है तो पत्ते वत्ते ज्यादा गिरे होंगे, जानवर हैं तो उनके अपशिष्ट भी मिले होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ह्यूमस का निर्माण हुआ होगा। क्लियर? तो ह्यूमस का जब निर्माण हुआ होगा तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि विश्वतरेखीय के क्षेत्रों में ज्यादा ह्यूमस का निर्माण होता है क्योंकि वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्लियर? लेकिन स्टेटमेंट क्या दिया है उसने? रीजन तो ये दिया, स्टेटमेंट दिया है कि भूमध्य रेखीय वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। रीजन क्या दिया? क्योंकि वहां पे वन है और यहाँ पे ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाएगा। ए और आर दोनों सही, आर ए को सही व्याख्या करता है, आर और ए दोनों सही, आर उसकी व्याख्या नहीं करता है। ए गलत आर सही, आर गलत ए सही। अब यहां तुम फंस जाओगे क्योंकि जो कॉमन लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि वन मिलते हैं, जानवर हैं तो अपशिष्ट तो मिलेंगे ही, और सदाबहार वन है तो खूब सारा मिलेगा ह्यूमस, और जहां ह्यूमस ज्यादा मिलेगा तो एग्रीकल्चर हो गई। अगर फॉरेस्ट को काट लेंगे तो इसे एग्रीकल्चर योग्य बनाया जा सकता है। अब जिसने भी करेगा, जो भी अंदाजा लगा रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा कि आपकी गाड़ी अंदाजे से पार होनी है, और जो अंदाजा लगा रहा होगा कि इसको कृषि योग्य कर सकते हैं, वो सब अपने जमा पूंजी में से कुछ ना कुछ खो रहे होंगे। हिमालय ने केवल भारत के जलवायु। यार तुम अभी कहाँ यार, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो मुकेश? में टॉपिक क्या चल रहा है और तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो हिमालय का। मैं तुम्हें सुना रहा हूँ रामायण और तुम कह रहे हो सर अभिमन्यु चक्रव्यूह में से कैसे निकला। बताओ, ये कोई बात थोड़ी होती है, हैं? हिमालय आएगा तब हिमालय की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखिए, इसकी वनस्पति के बारे में लिखिए भैया आप। लिखिए, यहां विश्वतरेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहां विश्वतरेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 60 से 70 मीटर होती है। इनकी ऊंचाई 60 से 70 मीटर होती है। इनकी ऊंचाई का एक कारण या प्रमुख कारण, इनकी ऊंचाई का प्रमुख कारण सूर्य ताप प्राप्त करने की होड़ है। सूर्य ताप, क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? आपका क्वेश्चन मुझे शो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा आंसर। नहीं, ह्यूमस दलदल नहीं होता। ठीक है, उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं यार, अभी तुम पहले लिख तो लो। अरे जो मैंने अभी बोला यार, उस क्वेश्चन पे मैं आ जाऊंगा भाइयों, मेरे फेफड़े मत सुखाओ अभी तुम। ठीक है, लिखिए, हाइट कितनी हो गई? ज्यादा हो गई। प्रकाश पाने की होड़ है। आगे लिखिए, अधिक वर्षा के कारण इनके पत्ते भी अधिक चौड़े हो जाएंगे। अधिक वर्षा के कारण इनके पत्ते भी अधिक चौड़े हो जाते हैं। अधिक वर्षा के कारण इनके पत्ते भी अधिक चौड़े हो जाते हैं। जो ऊपरी भागों में प्रकाश को रोकते हैं, जो ऊपरी भागों में प्रकाश को रोकते हैं, जो ऊपरी भागों में प्रकाश को रोकते हैं, वितान कहलाते हैं। वितान कहलाते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। वितान कहलाते हैं। नंबर नेक्स्ट लिखिए, इन पेड़ों की लकड़ियां, इन पेड़ों की लकड़ियां उत्तम किस्म की होती हैं। इन पेड़ों की लकड़ियां उत्तम किस्म की होती हैं, परंतु परंतु ये वन
आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होते। ये वन आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होते क्योंकि क्योंकि घने दलदलों में से इन्हें काटकर बाहर नहीं लाया जा सकता। घने दलदलों में से इन्हें काटकर बाहर नहीं लाया जा सकता। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, अगले लिखिए। अब देखिए यहां जो फॉरेस्ट मिलते हैं, केवल इसी फॉरेस्ट की विशेषता है कि यहां वनों की त्रिस्तरीय संरचना मिलती है। एक स्तर मिलता है बड़े पेड़ों का, क्लियर। दूसरा मिलता है इनके ऊपर जो बेल वेल लगेंगी उसका, और तीसरा मिलता है काई वाई का। तो 3 स्तर मिलते हैं। एक बड़े पेड़, दूसरे कुछ बेल मिलेंगे जो परजीवी बेल होती है, इन्हें दूसरे के ऊपर जिंदा रहेगी। जैसा आपने भी कुछ ऐसे अपनी जिंदगी में लोग देखे होंगे जो आपके ऊपर जिंदा होंगे, ठीक है ना, आपने उनको पाला पोसा होगा, बात समझे। और नीचे मिलेगी काई वाई। तो 3 स्तर मिलेंगे। लिखिए, इन वनों की संरचना त्रिस्तरीय होगी। इन वनों की संरचना त्रिस्तरीय होगी। इन वनों की संरचना त्रिस्तरीय होती है। अब एक स्टार पॉइंट डालिए, स्टार पॉइंट डालिए। लेकिन यहां की मृदा को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि नंबर 1 रीजन, पहला रीजन लिखिए, यहां तापमान इतना अधिक है, कि बैक्टीरियल प्रोसेस या बैक्टीरिया प्रक्रिया इतनी अधिक होगी कि बैक्टीरिया समस्त ह्यूमस को चट कर जाएंगे। बैक्टीरिया समस्त ह्यूमस को चट कर जाएंगे। ये सभी यूपीएससी क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा। इतनी अधिक होगी कि बैक्टीरिया समस्त ह्यूमस को चट कर जाएंगे। नंबर 2, अधिक वर्षा होने पर ह्यूमस बह भी जाएगा। अधिक वर्षा होने पर ह्यूमस बह भी जाएगा। आगे लिखिए। अब आप मुझे रीजन बताना। मैं आपको एक सेंटेंस लिखा रहा हूं, नेक्स्ट सेंटेंस, कि यहां पे सूर्यताप कम प्राप्त होता है। आप मुझे उसका रीजन दें। यहां पर सूर्यताप कम प्राप्त होता है। यस, वेरी गुड, दीपिका ने अभी आंसर दिया। और वितान के कारण, अरे ऐसा नहीं होता, वनों पे तो मिलेगा ही ना। आंसर क्या होगा? क्लाउड, ठीक है, क्लाउड रहते हैं यहां पे, तो क्लाउड छाए रहेंगे और यहां पे सूर्यताप कम मिलेगा। लिखिए, बादलों के छाए रहने के कारण यहां सूर्यताप कम पाया जाता है। बादलों के छाए रहने के कारण यहां सूर्यताप कम पाया जाता है।
ठीक है भाई। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखो, पहले निकालिए साउथ अमेरिका का मैप निकालिए और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 80 के आसपास मिलेगा। साउथ अमेरिका का मैप निकालिए, साउथ अमेरिका, और उसमें यहां देखना लिखा है सेल्वा, सेलवास, सेलवास को हाईलाइट करिए, सेल्वा ढूंढिए उसमें और मिल जाए तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। साउथ अमेरिका का मैप निकालिए, जहां नॉर्थ अमेरिका का लंब कर रहे थे उससे 4 पेज पीछे चले जाइए, मिल जाएगा। मिल गया सभी को? चलिए तो पहला क्या है कि विषुवत रेखे जो वर्षा वन है इनको क्या कहते हैं? सेल्वा। ठीक है, इनका एक और नाम है सेल्वा वन भी कहते हैं। बस समझ में आया? वर्णवाल में गलत लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है सेल्वा इंडिया में मिलने वाली घास है, ध्यान रखना। तो जो लोग वर्णवाल जैसी किताबों पे टिके हैं वो उसको फाड़ के फेंक देना, ठीक है, उस पेज को। तो सेल्वा क्या है? वन है। उष्ण कटिबंधीय यानी कि विषुवत रेखीय सदाबहार वनों को ही सेल्वा कहा जाता है। और सेल्वास है कहाँ पे? पूरे वर्ल्ड में ही है, लेकिन सेल्वा आपको मैप में कहाँ मिलेगा? इधर। बस समझ गए? तो लिख लीजिए। अरे पेड़ नहीं रोकते, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि धरातल पे सूर्य ताप कम क्यों मिलता है। पेड़ तो धरातल पे ही तो हैं। नहीं, पेड़ तो धरातल पे ही तो हैं पेड़, और कहां जाएंगे? चलिए, यहां वनों को सेल्वा कहा जाता है। अब लास्ट लाइन कि सर्वाधिक वन कहां पे है? अमेजन, ये पूरा वाला। साउथ अमेरिका में सर्वाधिक विषुवत रेखीय क्या कहते हैं इसको, सदाबहार वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। हो गया भाई? चलिए दूसरी क्लाइमेट आई है सवाना, सवाना जलवायु। सवाना भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए कमेंट में। हाईएस्ट टेम्परेचर कहां होता है? कर्क और मकर रेखा के पास। चलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं, आइए सवाना पर। तो मैप निकालिए अफ्रीका का, पेज नंबर 86 से 89 के बीच मिलेगा। अकॉर्डिंग टू योर एडिशन, कौन सा आपका एडिशन है, सेकंड, थर्ड, 33, 32, है ना, कौन सा एडिशन है उसका अकॉर्डिंग मिलेगा। और यहां पर आप देखेंगे उसमें सवाना बोल्ड लेटर में लिखा है, देखिए पहले आप। विषुवत रेखीय जलवायु नहीं समझ में आई? और कैसे समझाऊंगा यार, मतलब 1 घंटे से विषुवत रेखीय जलवायु समझा रहा हूं तुम अब तक नहीं समझ में आई? भाई वहां पे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, ज्यादा बारिश होगी, डोलड्रम बनेगा, ठीक है। सवाना मिल गया कि भाई आप सभी को? सवाना मिला कि नहीं? अरे बोल्ड लेटर में लिखा है काफी बड़ा, इक्वेटर के जस्ट पास में देखो, ऊपर लिखा है सहारा और नीचे लिखा है सवाना। ऊपर लिखा है सहारा और नीचे लिखा है सवाना। साहेल जो लिखा है वही सवाना ही तो है वो, ठीक है। चलिए आइए सवाना। तो सवाना ऐसी क्लाइमेट है जो कहां मिलती है? विषुवत रेखीय वन हो यानी विषुवत रेखीय जलवायु हो, और ऊपर हो डेजर्ट यानी मरुस्थलीय जलवायु हो,
इन दोनों के बीच में क्या मिलती है? सवाना क्लाइमेट मिलती है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज बता रहा हूं आपको कि विषुवतरेखीय जलवायु हो और एक तरफ हो डेजर्ट, तो उनके बीच में क्या मिलती है? सवाना क्लाइमेट मिलती है। अब डेजर्ट में बिल्कुल बारिश नहीं होती और इक्वेटर एरिया में ज्यादा बारिश होगी, तो इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन मिलेगा, और इस ट्रांजिशन जोन में क्या मिलेगा? आपको घास के मैदान मिलेंगे, क्योंकि वर्षा की मात्रा इधर से इधर आने पर थोड़ी बढ़ती है और इधर से उधर जाएंगे तो घटना शुरू हो जाएगी। और एक चीज आप गांठ बांध लें कि 75 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश किसी रीजन में होती है तो ही घास के मैदान डेवलप होंगे, ठीक है ना? 70-75 से अगर आसपास उससे ज्यादा हो रही होगी तो पेड़ वेड़ मिलेंगे, वहां घास के मैदान नहीं मिलेंगे। लेकिन मेजरली 60 सेंटीमीटर से कम बारिश अगर किसी एरिया में होती है तो वहां पर डेफिनेटली आपको घास के मैदान देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ पर मिलेंगे, क्लियर? लेकिन आप लोगों ने अगर बॉर्डर मूवी देखी होगी, देखी है क्या आप लोगों ने बॉर्डर मूवी? सभी लोगों ने, हाँ देखिए क्या? अब ये हैंड वैंड मत रेज करो यार, आप लोग यहीं पे कमेंट में करते रहो, क्योंकि मैं लाइन खोल दूंगा तो तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे अभी, है ना? चलिए, तो बॉर्डर मूवी का एक सीन याद करिए आप लोग कि रात को सुनील सेठी और आपका वो क्या नाम है, हैंडपंप वाला, क्या कहते हैं उसको, सनी देओल, दोनों निकले हैं गश्त पे, और वहां पे सुनील सेठी रुक के कहता है कि साहब ये हरी घास, और हरी घास हमारी तरफ तो होती नहीं, ये तो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान में होती है। किस किस को याद है डायलॉग कि हरी घास हमारे यहां तो नहीं होती लेकिन ये पाकिस्तान में होती है? याद आया ना आपको? तो हमारे यहाँ सूखी घासें हैं और उधर क्या है? हरी घास। तो यानी डेजर्ट एरिया है, वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के आसपास, और उस एरिया में घास के मैदान होंगे। और देखो कमाल की बात, यहां पर मैंने आपको क्या कराया था? रॉकीज माउंटेन कराया था। रॉकीज माउंटेन पे क्या बनेगा? वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा, और यहाँ पर भी घास के मैदान मिलेंगे जिसका नाम है प्रेरीज। देखो ग्रेट प्लेन लिखा है, ग्रेट प्लेन जहां लिखा है उसके बीच में देखो लिखा है स्मॉल लेटर में प्रेरीज, ढूंढिए सभी प्रेरीज। मैं कुछ घास के मैदानों के नाम लिख रहा हूं, यहां मिलेगा प्रेरीज, यहां मिलेगा स्टेपीज, यहां मिलेगा पेटागोनिया डेजर्ट है, उसका घास का क्या नाम है? पेटागोनिया डेजर्ट के अंदर वहां पे घास है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखिए आप वेल्ड, और यहाँ पे लिखिए डाउन्स, सभी जगह घास मिलती है। यहाँ सेलवास, इंडिया में सेलवास, ठीक है? पंपाज, हाँ याद आ गया, पंपाज, पंपाज घास के मैदान। ये सभी वो एरिया है जहां पे 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास या उससे कम रेनफॉल होती है, क्लियर? तो सवाना के ऊपर अब 2-3 लाइनें लिखिए आप, लिखिए यह जलवायु मरुस्थल और विषुवतरेखीय सदाबहार वनों के बीच में, या विषुवतरेखीय जलवायु के बीच में पाई जाती है, या बीच की पेटी में पाई जाती है। पाई जाती है। नंबर सेकंड चीज लिखिए, टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड मरुस्थलों से विषुवतरेखीय जलवायु के बीच में पाई जाएगी। टेम्परेचर लिखिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टार पॉइंट डालिए, और स्टार पॉइंट डाल के पहले सुनो कि जब ITC-Z सन के साथ साथ खिसकेगी तो पहले तो ITC जैसे नॉर्थ में गया सन इधर, तो ITC-Z नॉर्थ में खिसक गई, और सन साउथ में आया तो ITC-Z साउथ की तरफ आ गई।
तो जिस वक्त जहां पर ITZ खिसकेगी या सन जहां पर भी होगा उस टाइम वहां पे वो ITZ वाले एरिया में आ जाएगी और रेनफॉल होगी उस एरिया में। लेकिन जब अपोजिट वाले गोलार्ध में चली जाएगी तो रेनफॉल नहीं होगी। इसका मतलब आपसे अगर ये कहा जाए कि सवाना जलवायु वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में ही वर्षा होती है, क्यों होती है? तो सीधी सी बात है, वो एरिया गर्मी में कहा जाता है ITZ के इफेक्ट में आ जाता है। बस समझ में आया? क्योंकि सर्दियों में तो ITZ कहाँ चल जाएगी? नीचे, और जब वो नीचे खिसक जाएगी तो 30 डिग्री वाली हवाएं उस एरिया पर उतरना शुरू हो जाएंगी। उस वक्त वो हाई प्रेशर बनाएंगे और आप जानते हैं नीचे उतरने वाली हवाएं कभी बारिश नहीं करती। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, सन जिधर गया ITZ उधर खिसकी, और जिधर ITZ खिसकेगी उधर बारिश करेगी। क्लियर? और जब सन अपोजिट वाले एरिया में आ गया, यानी अपोजिट गोलार्ध में आ गया, तो सारी बेल्ट नीचे खिसकी, अब 30 डिग्री की हवाएं यहाँ पे उतर रही हैं, हाई प्रेशर बनाएंगी, और हाई प्रेशर बनाएंगे तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। इसका मतलब सवाना क्षेत्रों में गर्मियों में बारिश होगी, सर्दियों में बारिश नहीं होगी। क्लियर? लिखिए, स्टार पॉइंट डालिए। लिखिए, सवाना जलवायु वाले क्षेत्रों में, सवाना जलवायु वाले क्षेत्रों में, इतना अच्छा कवि मैंने खुद के लिए नहीं पढ़ा। देखिए, सवाना जलवायु वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, क्योंकि ये क्षेत्र ITZ के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ITZ के प्रभाव में आ जाते हैं। अब और एक कमाल की बात सुन लीजिए यहां पे, देखिए अब क्या होता है कि जैसे मानिए सर्दियां चल रही हैं तो ITZ तो साउथ में खिसक गई, अब 30 डिग्री वाली हवा यहां उतर रही है, मान लीजिए इस एरिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो यहां से उतर के कुछ हवाएं तो ऊपर जाएंगी, नहीं तो पछुआ हवा कहेंगे, और कुछ हवाएं नीचे की तरफ आएंगी। जो नीचे आएंगी ये कौन सी है? ट्रेड विंड, और ऊपर गई वो कौन सी है? पछुआ हवाएं। तो जो पछुआ हवाएं ऊपर जा रही होंगी वो जैसे ही किसको क्रॉस करेंगी? भूमध्य सागर को। क्लियर? और वो पहुंचेंगी आल्प्स पर, यानी यहां से जो हवाएं जा रही हैं ये इटली को क्रॉस करेंगी और जाएंगी आल्प्स पर। ठीक है? तो वो बारिश करेंगी, और आप इस मैप में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको यहां पे मिलेगा माउंटेन जिसका नाम है एटलस। माउंटेन कौन सा है? एटलस। सर पढ़ा तभी तो पढ़ रहे हैं, अच्छा, अरे कोई बात नहीं। तो यहाँ एटलस से कहां जाएंगी? ऊपर की तरफ जाएंगी। तो एटलस पूरा कैसा रीजन दिखेगा? लाल मिट्टी का एरिया है पूरा ये। तो लाल मिट्टी लेके जाएगी, भूमध्य सागर से आर्द्रता लेगी और पहाड़ पे चढ़ेगी तो बारिश करेगी इटली में, और इटली में से कहते हैं रक्त वर्षा। बात समझ गए आप? इटली में होती है ब्लड रेन, पहली चीज। और जो हवाएं इधर की तरफ चली, अब ये डेजर्ट में उतरी है तो ड्राई विंड है। अब जैसे मानिए कि क्या होता है, अभी बारिश के सीजन में आज बारिश हो गई है, मान लीजिए उमस बहुत ज्यादा है, तो आप अभी पानी भर के कूलर चला रहे हैं, तो आपको एक परम ज्ञान प्राप्त होगा कि हमें पानी को बंद कर देना चाहिए। तो आप ड्राई कूलर चलाएंगे ताकि अंदर की जो मॉइस्चर रूम में हुई है उस मॉइस्चर को वो हवा एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है? तो आपका रूम का मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये जो ड्राई विंड चली हैं, क्योंकि रेगिस्तान में उतरी है इसलिए ड्राई है, पानी वानी कुछ मिला नहीं इनको। अब जैसे ही वो इस एरिया में पहुंचेगी गिनी के आसपास वाले तट पर, तो यहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और यहाँ इसे कहते हैं हरमट्टान। इसको कहा जाता है डॉक्टर विंड। नाम क्या है इसका? हरमट्टान। हरमट्टान कहते हैं गिनी के तट पर इसको। और ऊपर जो गई है कौन सी है? सिराकू। बात समझिए, क्लाइमेटोलॉजी पे अच्छी पकड़ होगी तो सारी चीजें आप कहीं से भी खेल सकते हो और ज्योग्राफी के साथ आप, लेकिन जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी तो ज्योग्राफी आपको डराती रहेगी।
ठीक है, क्या कहा, एक बार ग्रीष्म काल वाला रिपीट कर दीजिए। वो तो रिपीट कर दूंगा मैं, इस हवा को समझिए आप। और जो मिस्र के आसपास चलती है उसे कहते हैं खमसीन। हवा चलती है, इसका नाम है खमसीन। ये नोट कर लो, मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको। मिस्र के आसपास जो हवाएं चलेंगी इन्हें कहेंगे खमसीन। गिनी के आसपास जो चलेंगे इसे हरमट्टान या डॉक्टर विंड। ऊपर गई उसे सिराकू। ठीक है, ये हवाएं हैं, ये कोई और हवा नहीं है, वही हवाएं हैं, ट्रेड विंड और वेस्टर्ली विंड है, लेकिन रीजनल नेम दिया हुआ है। बुक में नहीं मिलेगी आपको, वहां बुक में तो मिल जाएगी, मैप में नहीं मिलेगी। और सिराकू पवनों के लिए लिख लीजिए, इटली में रक्त वर्षा करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आइए अब सवाना वाले पे। ग्रीष्म काल में वर्षा होती है क्योंकि ये क्षेत्र आईटीसीजेड के प्रभाव में आ जाते हैं। अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके, शीतकाल में, शीतकाल में ये क्षेत्र, शीतकाल में ये क्षेत्र उपोष्ण उच्च दाब, लिखिए उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में आ जाते हैं। उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में आ जाते हैं। यहां हवाएं नीचे उतरती हैं, उच्च वायुदाब बनाती हैं। हरमट्टान मिलती है गिनी में, गिनी। उच्च वायुदाब बनाती हैं और वर्षा नहीं हो पाती, और वर्षा नहीं हो पाती। वर्षा नहीं हो पाती। अब यहाँ पे स्थानीय कुछ पवनें चलती है, उनका नाम लिख लीजिए, जैसे हरमट्टान, गिनी, डॉक्टर विंड कहते हैं उसे। हरमट्टान, गिनी, गिनी का कॉस्ट है, गिनी यहाँ पे कंट्री है, इसे कहते हैं गिनी की खाड़ी, ये वाला रीजन। ठीक है, हरमट्टान, इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है, गर्म विंड है ये, ध्यान रखना, गर्म है। पवन कैसी है, गर्म और शुष्क, गर्म और शुष्क पवन है। मिस्र में चलती है खमसीन, खमसीन, मिस्र, यहाँ पे यह है मिस्र, नाम है खमसीन। और ऊपर चलती है, इटली की तरफ चलेगी, सिराकू। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पवनें इटली में रक्त वर्षा करने के लिए जानी जाती हैं? सिराकू हवाएं। ठीक है, चलें आगे। अब थोड़ा और देखिए इन हवाओं के बारे में। यहां मैंने कराया था आपको रॉकीज, इस रीजन में। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री के आसपास हवाएं उतरी, कुछ तो हवाएं नीचे आ गई, कुछ हवाएं गई ऊपर। अब जो हवाएं यहाँ माउंटेन पे चढ़ी और उतर के नीचे चली, आपको यहाँ मैंने कराया ग्रेट प्लेन। अब ग्रेट प्लेन में जो चलेगी इसका नाम होगा चिनूक, जो इनका हेलीकॉप्टर है 2 पंखे वाला, चिनूक। चिनूक हवाएं यहाँ चलेंगी, चिनूक भी गर्म हवाएं हैं, तो इस रीजन में चलेगी यहाँ पे ग्रेट प्लेन में। और प्रेरीज में जो बर्फ जम गई होगी सर्दियों में, उसको पिघला देगी। और बर्फ जब सारी पिघल जाएगी तो क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी, क्या लिखा है आपने, खमसिन एयर ड्राई होगी। हाँ, सभी ड्राई विंड है, ये सभी शुष्क हैं।
चलिए, आपसे पूछेगा कि प्रेरीज जो घास के मैदान है इनमें सर्दियों में बर्फ जम जाती है, लेकिन फिर भी ये साल भर खुले रहते हैं, ऐसा किस हवा के कारण होता है? चिनूक। चिनूक, चिनूक पे 2 लाइन लिख लीजिए। प्रेरीज घास के मैदानों को साल भर खुला रखती है। प्रेरीज घास के मैदानों को साल भर खुला रखती है। वापस आ जाइए सवाना पर। लिखिए, विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने पर वर्षा कम होती है। विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने पर वर्षा कम होती है। विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने पर वर्षा कम होती है, अतः यहां घास के मैदान पाए जाते हैं। अतः यहां घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मरुस्थली जलवायु। इसको कहते हैं अपना जीरोफाइट, मरुस्थली जलवायु। जो लोग अभी 4 अक्टूबर को एग्जाम देने वाले हैं उनको मेरी शक्ल याद आएगी जब एग्जाम में बैठेंगे, अगर तरीके से पढ़ लिए तो। ठीक है ना? जो अभी 4 अक्टूबर का एग्जाम देने वाले हैं उनको एग्जाम हॉल में याद आऊंगा मैं। आपको पता लगेगा कि ये तो उस दिन क्लास में कह रहे थे बार बार कि ये पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, या तो वो चीज आ गई है या हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि पढ़ो नहीं। मरुस्थली जलवायु। अब आप सभी जानते हैं मरुस्थल कहां बने, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सभी गर्म मरुस्थल 20 से 30 के बीच में क्यों बनते हैं, तो 20 से 35 डिग्री के बीच में बनते हैं मरुस्थल। क्यों बनते हैं? क्योंकि हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, और हवाएं जो ऊपर से नीचे उतरेंगी इसे कहते हैं प्रति चक्रवातीय कंडीशन। तो डेजर्ट कहां मिलेंगे? 20 से और 35 के बीच में। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो लिखो यही, मरुस्थल 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। क्योंकि यहां प्रति चक्रवातीय परिस्थितियां बनती हैं। क्योंकि यहां प्रति चक्रवातीय परिस्थितियां बनती हैं। नंबर नेक्स्ट, सभी रेगिस्तानों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क और मकर, सभी रेगिस्तानों से कर्क व मकर रेखाएं गुजरती हैं। जिसका अर्थ यह भी है कि वहां उच्च सूर्यताप प्राप्त होता है। वहां उच्च सूर्यताप प्राप्त होता है। वहां उच्च सूर्यताप प्राप्त होता है। तापमान का अत्यधिक अवशोषण होने के कारण, तापमान का अत्यधिक अवशोषण होने के कारण या सूर्यताप लिखो उसका, सूर्यताप का अत्यधिक अवशोषण होने के कारण तापमान अधिक होता है। सूर्यताप का अत्यधिक अवशोषण होने के कारण तापमान अधिक होता है। हो गया? अब यहां 2-3 छोटी छोटी बातें आप समझिए। इस जलवायु में अत्यधिक सूर्यताप क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड नहीं बने। क्लियर? तो उसका रीजन तो क्या है कि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या मिले? ज्यादा सूर्यताप मिला।
सूर्य ताप ज्यादा मिल गया, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से अल्बिडो कम है। किसका? डेजर्ट का। डेजर्ट का अल्बिडो कम है, इसका अवशोषण ज्यादा करेगा ये, और जब ज्यादा अवशोषण करेगा तो यहाँ का टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा। अब दिन में ज्यादा टेम्परेचर और रात को कम टेम्परेचर, इसका मतलब यहाँ दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि ऊपर क्लाउड नहीं है, ऊपर क्लाउड नहीं है, इसलिए वार्षिक तापांतर तो कम मिलेगा, लेकिन दैनिक तापांतर ज्यादा मिलता है। तो स्टार पॉइंट लगाइए और लिखिए, यहां बादलों के अभाव में, यहां बादलों के अभाव में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। अतः विश्व में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, विश्व में सर्वाधिक दैनिक तापांतर यहीं पाया जाएगा। सर्वाधिक दैनिक तापांतर यहीं पाया जाएगा। हो गया? अब आ गया ये। अब देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए बारिश, रेगिस्तान कहते किसे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मरुस्थल कहते किसे हैं। मरुस्थल उसे कहते हैं जहां पे वाष्पीकरण ज्यादा हो, वर्षा कम हो। मरुस्थल का मतलब ये नहीं होता कि जहां पे बिल्कुल या तो सूखा एरिया हो या ड्राई हो, कुछ भी हो सकता है। या तो बर्फ का मरुस्थल हो सकता है, रेत का मरुस्थल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सीधी सी डेफिनेशन है कि उस एरिया में रेनफॉल के कंपैरिजन में वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा हो, बस। वो सभी एरिया डेजर्ट है, तो यह वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, यानी कि पानी की बहुत कमी है। और पानी की अगर कमी होगी तो डेजर्ट कौन कौन से हैं? पूरे सहारा, मिडिल ईस्ट, ये पूरा डेजर्ट है, ठीक है। यहां आप आ जाएंगे थार, इधर आ जाएंगे ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिप्सन, है ना, 5 डेजर्ट यहाँ पर हैं। इधर आ जाएंगे कालाहारी, नामीबिया डेजर्ट। इधर आप आ जाएंगे पैटागोनिया, आटाकामा, और इधर आ जाएंगे आपका एरिजोना, है ना। काफी सारे डेजर्ट्स हैं। तो ये सारे डेजर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। दैट मीन्स वही वाला लाइन है जो अपना 30 डिग्री वाला जो लाइन, यानी कर्क और मकर रेखा वाली लाइन जाएगी। इन एरियाज में वर्षा कम होगी एज कंपेयर टू वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो पेड़ पौधों को पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा तो वो अपनी हाइट छोटा कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया विषुवत रेखा पे कि अगर ज्यादा टेम्परेचर मिला तो बड़े हो गए पेड़, लेकिन अगर उनको टेम्परेचर यानी कि ज्यादा पानी मिला तो बड़े हो गए, लेकिन जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो उनकी हाइट छोटा होना शुरू हो जाएगी। ज्यादा पानी मिले तो उनकी पत्तियां चौड़ी होना शुरू हो गई थी। चाइना में डेजर्ट है, ऊपर मिलेगा आपको टकला मकान, टकला मकान, लेकिन वो डेजर्ट पथरीला डेजर्ट है, रेत का नहीं है। चलिए, क्या बता रहा था मैं? हाँ, उनकी पत्तियां छोटी हो जाएंगी। अब उनको पानी सेव करना है। पानी अगर सेव करना है मान लीजिए, तो उनको अपनी स्किन को क्या करना पड़ेगा? चमकदार बनाना पड़ेगा। चमकदार क्यों बनाएंगे? ताकि सन की लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए। क्योंकि अगर वो चमकदार नहीं होगी तो चीजें एब्जॉर्ब करेगी। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, नागफनी, तो काफी चमकदार स्किन उसकी होगी। क्लियर? तो चमकदार होंगी, हाइट छोटी होगी। अगर मान लीजिए और पानी की कमी हो जाए तो या तो वो अपने पत्तों को कांटों में चेंज कर लेंगे या वो अपने पत्तों को गिरा देंगे, ठीक है। उसे काफी नीचे से पानी खींचना है तो अपनी जड़ें बहुत लंबी कर लेगा। क्लियर? तो जैसे जैसे बारिश कम होती जाएगी झाड़ियां छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है। जहां थोड़ी बहुत बारिश हो रही होगी या सेमी एरिड एरिया होगा तो वहां बबूल वबूल ये सारी चीज मिलेंगी, लेकिन फिर वो पेड़ धीरे 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 झाड़ियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अपने यहाँ पे मिलता है कीकर मिलता है बेसिकली, और फिर आगे थोड़े बेर और खैर वगैरह ये झाड़ियां सारी मिल जाएंगी। तो ये क्यों मिलती है? क्योंकि उस एरिया में नमी कम है। तो लिखिए वनस्पतियों में क्या क्या होगा? लिखिए जल के अभाव में, जल के अभाव में
पेड़ों की पत्तियां छोटी हो जाती हैं या कांटों में तब्दील हो जाती हैं? पत्तियां छोटी हो जाती हैं या कांटों में बदल जाती हैं? झाड़ियों की ऊंचाई छोटी होती है। छाल चमकीली होती है। छाल छाल चमकीली होती है। और ध्यान रखना, आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट जब शुरू करोगे तो यहीं से होगा वो शुरू भी। यही टॉपिक आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी इकोलॉजी एनवायरनमेंट आप शुरू करोगे। तो यहां मैं क्लाइमेटोलॉजी खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा कि जहां आपका ज्योग्राफी एंड होता है वहीं से आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट शुरू हो जाता है। अब इकोलॉजी एनवायरनमेंट समझने के लिए सबसे पहले इन चीजों पे पकड़ जरूरी है, तो ही आपको आगे समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट की कोई किताब खरीद लाए और आपने ज्योग्राफी पढ़ा नहीं और उसको समझने बैठ गए। ज्योग्राफी नहीं समझोगे तब तक इकोलॉजी एनवायरनमेंट में आप धोखा खाओगे। ठीक है ना? चलिए, छाल चिकनी होगी, जड़ें लंबी होंगी। जड़ें लंबी होंगी। जड़ें लंबी होंगी क्योंकि जल काफी गहराई से खींचना है। क्योंकि जल काफी गहराई से खींचना है। हो गया? आगे लिखिए, इसमें जो जानवर होंगे वो कैसे होंगे? रेत के कलर वाले होंगे, रेत के जैसे रंग वाले होंगे। ठीक है? यानी अधिकांश जीव रेत के जैसे रंग वाले होंगे, चाहे वो ऊंट हो, सांप हो, कुछ भी हो, छिपकली वगैरह हो। हाँ, डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट है। चलिए, तो आज अपन इसको यहीं तक ही रखते हैं। कल अपना क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिए। कल अपना क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा और मंडे से, आज क्या, कौन सा डे है आज? आज अपना डे है थर्सडे, यानी कल फ्राइडे है। तो फ्राइडे को अपना खत्म हो जाएगा और मंडे से अपना सेपरेट अपने यूनिट शुरू होगी। तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहें और 2 दिन आपको मिलेंगे दूसरा आपका पूरा रिवाइज करने के लिए और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो पूछने के लिए। कौन करता है रिफ्लेक्ट? हमें सनलाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट क्यों करता है? कौन करेगा रिफ्लेक्ट? कुछ क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, कौन क्यों करता है रिफ्लेक्ट, तो कौन करता है ये तो बताओ। मैं डेजर्ट में ये लिखाया था कि उनकी छाल चिकनी होगी और जब शाइनी स्किन होगी तो वो रिफ्लेक्शन करेगा। ओशियनोग्राफी शुरू करेंगे मंडे से। ओशियनोग्राफी, ठीक है? चलिए, हाँ, अभी आपको क्वेश्चन देंगे, पहले इसको क्लाइमेट कंप्लीट कर लो। देखो क्या होता है कि जैसे टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन नहीं दिया जाता। पहले एक बार एक यूनिट जब कवर हो जाती है तो क्वेश्चन उसमें से दिए जाते हैं, क्योंकि आपको जो लिखना है वो सभी टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग करके लिखना होता है। बात समझ में आ गया? तो पहले इस यूनिट को कवर करिए, उसके बाद में आपको यानी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। ओके।